मेरी 40 साला मालकन ने मेरी शादी अपनी ही हसीन और जमील बेटी से करवा दी और उससे मेरे साथ मुलाजमों के हिस्से में भेज दिया। मैंने महसूस किया मेरी बीवी रोज रात मेरी एक कमीज पहनकर अपनी माँ के हिस्से में चली जाती और कुछ देर बाद घूंघट ओढ़कर दुल्हन बने कमरे में आती, लेकिन फिर मुझे अपना चेहरा न दिखाती। मैं बड़ा हैरान होता लेकिन मजबूर था, क्योंकि मालकन की बेटी थी। एक दिन मैंने उसे शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी मालकन। कुछ राज ऐसे होते हैं जब आपके सामने उनकी हकीकत आती है तो आपको समझ नहीं आती कि आप किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। इस बात पर करें जो पहले आपके सामने थी, या उस बात पर करें जो हकीकत की सूरत में आपके सामने आई। मेरा नाम वासिम है। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। हम 2 भाई और 1 बहन हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी वालदा बीमार रहती थी। मैं अपने बहन भाई को भी संभालता और साथ जॉब भी कर रहा था। मेरे लिए सबसे अहम मेरी फैमिली थी। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था। मेरे चाचा की फैमिली भी हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन हम लोगों को उनका इतना भी आसरा नहीं था कि अगर हम लोग घर पर नहीं हैं तो किसी वक्त हमारी माँ को ही आके देख लेते। मेरे वालिद जब जिंदा थे तो इसी भाई और इसके बच्चों को हम पर फोकियत देते थे। मेरे वालिद जानते थे कि उनके भाई की इनकम इतनी नहीं कि अपने बच्चों को अच्छे से कुछ दिला ही दें। मेरे वालिद जब हमारे लिए कुछ लाते तो साथ उनके दोनों बच्चों के लिए भी चीजें आती थीं। वो दोनों बच्चे हर वक्त हमारे घर में घुसे रहते। मेरी माँ उन्हें मुख्तलिफ खाने बना कर देती, इनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इन बच्चों को अपनी माँ की परवाह तक न होती थी। चाचा के दोनों बच्चे फराज और जीशान मेरी वालदा के बहुत करीब थे, लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। मेरे वालिद ने एक फैक्ट्री शुरू की, अपने भाई को साथ शामिल किया, लेकिन कुछ अरसे बाद ही चाचा अकेले फैसले करने लगे और मेरे वालिद से पूछे बगैर ही बाहर सब कुछ कर लेते। बहुत से क्लाइंट मेरे वालिद को जानते तक नहीं थे और फिर मेरे चाचा ने नाकिस माल मंगवाकर कम कीमत में असल माल के साथ इसी कीमत में बेचने लगे। शिकायत आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में नुकसान होने लगा। मेरे वालिद ने मेरे चाचा से पूछा तो मेरे चाचा ने मेरे वालिद से कहा कि उन्हें पता नहीं कारोबार होता कैसे है। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। मेरे वालिद ये बात लेकर दिन ब दिन परेशान रहने लगे। जिस कारोबार के बलबूते पे बैंक से लोन लिया था वो तबाह हो गया था और बैंक वाले घर तक पहुंच गए थे। पैसे का मुतालबा कर रहे थे और फिर वही घर जिसे मेरे बाप ने खून पसीने की कमाई से बनाया था वो नीलाम हो गया। हम लोग किराए के घर में आ गए। इस घर के 2 हिस्से थे। मेरे बाबा भी हमारे साथ शिफ्ट हो गए, लेकिन अब दरमियान में दीवार थी। महीनों एक दूसरे की शक्ल ना देखते। मेरी चाची कभी कभार आती, कभी कहती ये सौदा ला दो, कभी जीशान को स्कूल से लेते आना, और कभी उनके लाडले फराज को कहीं जाना होता तो मैं याद आता। मैं इन लोगों से बहुत तंग था। इनकी वजह से सब कुछ हुआ था और अब ये लोग हमारे सर पर सवार थे। मैं अब्बा से कहता तो कहते गलतियां इंसान से होती हैं, सब्र करो, मेरा भाई है। और एक दिन अब्बा घर से किसी दोस्त को मिलने गए। वापसी पर बाइक एक कार से टकरा गई और मेरे वालिद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। ये एक क़यामत थी हमारे लिए। मेरे घर वालों के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने बोलना चलना छोड़ दिया। मेरी बहन बार बार बेहोश हो जाती। मेरी चाची और चाचा कुछ दिन आते रहे। चाचा भी कुछ दिन ताज़ियत करने वालों से मिलते रहे, फिर इन लोगों ने आना छोड़ दिया। मैं अपने कमरे में था और आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था कि अब क्या होगा। इस वक्त मैं पढ़ रहा था और जॉब का सोचा नहीं था, क्योंकि अब्बा सारे घर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब अचानक से सब मुझ पर आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी जिंदगी को कहां से और कैसे शुरू करूं। मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और कहा, भाई घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तब मैंने सोचा, वासिम जिंदगी कहीं से भी शुरू करो, अपनी फैमिली पर ख़त्म कर देना। मैं अपने दोस्त के पास गया, उसे सारी सूरत हाल बताई। उसने मुझे सुबह 9 बजे अपने दफ्तर में बुलवाया कि आ जाना। मैं दूसरे दिन सुबह होते ही तैयार हुआ और उसके दफ्तर पहुंच गया। उसने बताया कि उसकी एक कज़न है, उसे एक ड्राइवर और गार्ड की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ दिन उसके साथ ही रहना है।
वो पर्दा करती है, बहुत मजहबी लड़की है, मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। मैंने उसे कहा कि वो मुझे अपने दफ्तर में एडजस्ट करे। उसने कहा कि कुछ दिन वहां कर लो, तब तक यहाँ कुछ बन जाएगा तो वो मुझे वापस बुलवा लेगा। मेरे दोस्त से मुझे पता चला इस लड़की की जान को खतरा है। दूसरे दिन मैं अपने दोस्त के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा घर था। गेट पर खड़े गार्ड ने इंटरकॉम पर अंदर मेरे आने की इत्तला दी। कुछ देर में मुझे अंदर बुला लिया गया। मुझे बैठे 15-20 मिनट हुए थे जब एक खातून आई और मुझे कहा, तुम वासिम हो? मैं अदब से खड़ा हो गया और कहा, जी मैं वासिम हूँ। वो औरत भी पर्दे में थी। मेरी नजरें झुकी थीं और मैं समझा कि शायद यही मेरे दोस्त की कजन है। वो खातून कहने लगी कि मैं नुमान की खाला हूँ। नुमान मेरा वही दोस्त जिसने मुझे यहाँ भेजा था। कहने लगी कि उसने तुम्हारी बहुत तारीफ की है और मुझे यकीन है कि वो किसी गलत शख्स का इंतखाब नहीं कर सकता। तुम्हारी ड्यूटी इतनी है कि अगर कुछ बुरा होने लगे तो खुद को मौत के हवाले कर देना, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने हैरानी से इस औरत को देखा जिसकी नजरें मुझे एक्सरे मशीन की तरह लगीं, जो मेरे अंदर के आदमी को पहचान लेना चाहती थी। मैंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं खुद से ज्यादा आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। वो औरत अब बैठ गई थी और एक मुलाजमा से ठंडा मंगवाया और बोली कि मेरी बेटी पहले ही दुखों की मारी है, अपनों ने ही उसे लूटा है, इसके पैसे पर नजर है सबकी। तब तक एक पर्देदार लड़की वहां आ गई। इस लड़की ने अपना तारुफ माया के नाम से करवाया और कहा कि उससे मेरे हुलिये पर एतराज है। मैं कहीं से भी कोई गार्ड नहीं लगता। मैंने पहली बार अफसोस किया जिंदगी पर। एक लड़की की सिक्योरिटी के लिए मुझ जैसे हीरो टाइप बंदे को अजीब सा बनना पड़ा। मुझे काले कपड़े पहनने को कहा गया और बाल भी जो मुझे बहुत पसंद थे। कहा गया कि ये कल से ना हो। मुझे अगर इस वक्त जॉब की जरूरत ना होती तो मैं ऐसी जॉब पर लात मार देता और वहां से आ जाता। लेकिन कहते हैं ना, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बस यही मामला था मेरे साथ भी। घर आके भी मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। लड़की मुझे कुछ मगरूर सी लगी थी। हम लोग भले अब गरीब हो चुके थे, लेकिन पिछली जिंदगी ऐसी गुजारी थी कि 20 लोग हमारे अंडर काम करते थे। मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बीमार माँ और जवान होती बहन और छोटे भाई की तालीम, सब कुछ मेरे सामने था। और मजबूरी इंसान से बड़ा कुछ करवा देती है। मैं दूसरे दिन नाश्ता करके पहुंचा तो वो लड़की कहीं जाने के लिए तैयार थी। इस वक्त भी वो पर्दे में थी। उसकी मतलूबा जगह छोड़ के मैं अपने दोस्त के पास आया और उसे कहा कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो मुझे शलवार कमीज में देखकर हैरान हुआ और फिर मेरे बालों की हालत पर खूब हंसा। मुझे इस पे बहुत गुस्सा आया। इसने मुझे कहा कि मैं उसके लिए काबिल एतमाद हूँ। इसकी कजन और सारी फैमिली इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। मेरे दोस्त नुमान ने बताया कि वो लोग सैयद हैं, इनके घर कजन्स भी बगैर इजाजत नहीं जा सकते। और माया पहले नुमान की मंगेतर थी और नुमान की बहन माया के भाई की बीवी थी। माया के भाई ने नुमान की बहन को तलाक दे दी थी, जिसकी वजह से नुमान और माया का रिश्ता भी खत्म हो गया। इसलिए नुमान अब उनके घर भी नहीं जा सकता था। मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता था कि माया को किससे जान का खतरा है, लेकिन मैं फिर कभी पूछने का सोच के वहां से आ गया। माया को घर छोड़ के मैं उसके भाई के साथ चला गया। वो शाम को वॉक करने चाहता था। माया की निस्बत इसका भाई कुछ नरम मिजाज शख्स था। इसने मुझे बताया कि इसके वालिद की 2 शादियां हैं और जो औरत घर पे है वो हमारी सौतेली माँ है, लेकिन हम सबसे बहुत मोहब्बत करती है। इसकी औलाद नहीं है, उसने ही हमें पाला है। हमारी माँ कुछ साल पहले फोत हो गई थी। मैं सोचने पर मजबूर था कि घर पे जो औरत इस दिन मुझे समझा रही थी, इसकी आंखें मुझे कुछ अजीब सी लगी थी। मैं कम उम्र था, लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, न ज्यादा लोगों से मेल जोल था, लेकिन मुझे इस औरत की आंखें अजीब लगी थी, जैसे कुछ छुपा रही हो या चाहती हो कि कुछ पता न चले। लेकिन मैं इस बात पे जो भी अपना वहम समझकर भूल गया। मेरी माँ का इलाज करवाने के लिए मैं उन्हें एक अस्पताल में लेकर गया। वहां मुझे माया का भाई मिल गया। उसने मेरी बहुत मदद की। मुझे साथ लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को ताकीद की कि वो मेरी माँ को अच्छे से चेक करे और ख्याल रखे। डॉक्टर ने मेरी माँ को दाखिल कर लिया था। घर पे उनका इलाज मुमकिन नहीं था। अस्पताल बहुत महंगा था और मैं सब अफोर्ड नहीं कर सकता था।
मैं यही सोच रहा था जब मेरे नंबर पर माया के भाई की कॉल आई। मैंने हैरानी से कॉल ली। वो मसरूफ आदमी था और मुझे यकीन नहीं था कि रात के इस पहर मुझे भी कोई पूछेगा। उसने मेरी माँ की तबीयत का पूछा और कहा कि वो सुबह जरूर चक्कर लगाएगा। मैं इसका बहुत ममनून था। आज के दौर में कौन किसी को पूछता है। 2 दिन से मैं भाग दौड़ कर रहा था। दिन में माया के काम, अगर कहीं जाना होता लाता ले जाता और रात को माँ के पास होता। दिन में मेरा भाई और मेरी बहन होती माँ के पास। मेरे चाचा की फैमिली ने पलट कर भी हमें पूछा नहीं था। मेरे बाप ने मेरे चाचा और उनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत थी वो पीछे हट गए थे। मेरे लिए यही बहुत तकलीफ दे था। एक ही भाई थे। मेरे बाप की सूरत नजर आती थी मुझे उनमें। मैं अक्सर बहाने से उनसे मिलने जाता। गले मिलता तो लगता बाप की खुशबू महसूस हुई है, लेकिन चाचा भी शायद बीवी की वजह से मजबूर थे। इनके बस में कुछ नहीं था। मैंने भी कभी उन्हें अपनी जाती जरूरियात के लिए तंग नहीं किया। फिर भी उन्हें लगता था कहीं मैं उनसे मांग ही ना लूं कुछ। इसलिए जब भी उनसे मुलाकात होती वो अपने रोने शुरू कर देते। कभी कहते बच्चों की 2 माह की फीस भी नहीं दे सका, कभी कहते इस बार बिल रह गया। मैं सोचता काश चाचा आप समझ सकें कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन माया को एक सहेली की शादी पर जाना था। लेके वापस आ रहा था जब हमारी गाड़ी पर फायरिंग हो गई। ये सब कुछ इतना अचानक था कि मैं संभल नहीं पाया और गाड़ी सामने कार से टकरा गई। मुझे कुछ चोटें आई। शुक्र था कि माया ठीक थी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक नकाबपोश माया को गाड़ी से उतरने का कह रहा था और वो मुसलसल ये कह रही थी वासिम गाड़ी निकालो। गाड़ी लॉक थी, इसलिए शीशे बंद थे और गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। मैंने दर्द को बर्दाश्त करते हुए गाड़ी को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला। वो गाड़ी अब भी हमारा पीछा कर रही थी। मेरे सर में दर्द से टीसें उठ रही थीं, लेकिन मैं गाड़ी को वहां से निकाल कर ले आया। माया के सारे घर में बोलचाल आ गया था ये सुन के। माया की वालदा उसका सदका दे रही थी और उसका भाई मुसलसल पुलिस से राब्ते में था। इसने मुझे साथ लिया और क्लिनिक पे आकर मेरी पट्टी करवाई। मैं अब माँ के सामने जाने से डर रहा था। मुझे इस हालत में देखती तो परेशान हो जाती। मैं 2 दिन बाहर से ही उन्हें देखकर लौट आता। मेरे सर में मुसलसल दर्द रहने लगा। इस दिन भी मैं घर पर था जब मेरे चाचा की बेटी आई। मैंने नफरत से उसे देखा और कहा कैसे हमारे घर का रास्ता भूल गई। कहने लगी कि तुम्हारी अम्मी का पूछने आई थी। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, जिंदा है वो। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। वो मेरे पास बैठ गई और कहने लगी सर पे चोट कैसे लगी। मुझे जब से पता चला मैं सो नहीं सकी सुकून से। तुम्हारे दर्द का एहसास मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा था और मैं अब्बा को बताए बगैर ही तुम्हें पूछने आ गई। मैंने हंसते हुए उसे देखा और कहा कि मामूली चोट है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं बच्चा नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी बच्चे नहीं हो लेकिन मुझे समझते नहीं। मैं तुम्हें कब से बताना चाहती थी कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। ताई घर आ जाए तो तुम उनसे बात करो और अब्बा से मेरा रिश्ता मांग लो। मैंने अपना हाथ छुड़वाया और कहा कि मुझसे दूर रहना। मुझे नफरत है तुमसे भी और तुम्हारे खानदान से भी। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम लोग बेहिस हो, सब कुछ लूट लिया हमारा। मैं तो तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहाँ से। वो रोते रोते चली गई। मुझे बहुत हैरत थी, ये लड़की पता नहीं क्या सोच रही थी। मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी वालदा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। कोई दवाई भी असर नहीं कर रही। मैं अपनी वालदा के पास गया जो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। मेरी बहन मुझे देखकर दौड़कर मेरे सीने से लग गई। मैं भी अपना जबत खो रहा था। बाप के बाद माँ ही तो थी और आज वो भी दूर जाती महसूस हो रही थी। मैंने वो रात माँ के पास गुजारी। अपनी बहन को छोटे भाई के साथ घर भेज दिया। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने ताकीद करके उसे घर भेज दिया। पिछले 2 दिन से वो यहाँ थी। उसकी हालत भी बहुत खराब थी जागने की वजह से, इसलिए मैंने सोचा वो घर जाकर रेस्ट कर ले। वो रात मुझ पर बहुत भारी थी। रात 2 बजे मेरी माँ की हालत बिगड़ गई और डॉक्टर कुछ नहीं कर सका था। मेरी माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। एम्बुलेंस से माँ को लेके घर पहुंचा तो क़यामत से क़यामत थी। मैं वो दिन नहीं भूल सकता। मेरी बहन ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगी मैं नहीं आना चाहती थी
तुमने मुझे घर भेजा भाई, काश मैं ना आती, माँ के पास रहती। लेकिन मैं कैसे समझाता, जब मौत आती है तो जाने वाले को इसका कोई प्यारा बचा नहीं सकता। नहीं तो मेरी माँ को मैं ही बचा लेता, मैं भला जाने देता। बहुत दिन इस दुख और सदमे में गुजरे तो रोकर आंखें भी खुश्क हो चुकी थीं। माया और उसका भाई भी अफसोस करने आए थे। कुछ दिन बाद खुद को समझाया कि वासिम घर बैठ के कुछ नहीं होगा, जिंदगी में जो रिश्ते बचे हैं उन्हें तो देख लो और उनकी खातिर बहादुर बनो। मैं फिर से जॉब पर जाने लगा। एक दिन माया की तबीयत खराब थी, बुखार की वजह से उसकी आवाज भी अजीब सी हो रही थी, सर्दी की वजह से उसका गला भी खराब था। मैंने देखा इसकी सौतेली माँ उसे मुसलसल ताकीद कर रही थी कि वो अपना ख्याल रखे। मुझे बहुत हैरत होती थी कि सौतेली माँ है फिर भी कितना ख्याल है इससे। बच्चों का और एक मेरे वालिद के सगे रिश्ते थे जिन्होंने सौतेलों से बढ़कर बुरा सलूक किया था। लेकिन मेरी ये गलत फहमी भी जल्द ही दूर हो गई। उस दिन मैं लॉन में गाड़ी की चाबी वापस करने आया था। मैं 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मुझे कुछ काम था, 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। जब माया की सौतेली माँ ने मुझे कहा कि अगर मैं उसकी बात मान लूं तो वो मुझे मुंह मांगी कीमत देगी, मैं हैरान रह गया। वो खातून मुझसे क्या चाहती थी? मैंने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। उसने जो कहा मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इस औरत ने कहा कि कुछ दिन बाद जब कुछ लोग माया को अगवा करने के लिए आएंगे तो उसे बचाना नहीं है, बल्कि सिर्फ ड्रामा करना है बचाने का और वहां से निकल जाना है, बाकी वो खुद देख लेंगी। मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो? वो बहन भाई तो तुमसे सगी माँ की तरह प्यार करते हैं। इस औरत ने बताया कि नुमान उसका भतीजा है, उसने ही ये रिश्ता करवाया था। लेकिन माया के भाई की वजह से नुमान का रिश्ता भी खत्म हो गया और मेरी भतीजी की जिंदगी भी खराब हो गई। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि माया की शादी नुमान से करवा दूं। और अब तो वो शादीशुदा भी है और तलाक याफ्ता भी। उसकी एक बेटी भी है जो दूसरे शहर में पढ़ती है, तो नुमान से ज्यादा अच्छा रिश्ता उसे कहाँ मिलेगा। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ ये सब कुछ उसका भाई होने नहीं देगा, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ेगा निकाह करवाने के लिए। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, आपसे भी कहूंगा ये सब ना करें। वो औरत हंसने लगी और बोली कि लो बात करो। इसने नंबर मिलाकर फोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने हैरानी से फोन को देखा जिसपे नुमान कॉल पर था, जो कह रहा था यार इसीलिए तो तुम्हें इस काम के लिए मुंतखब किया था। तुम मेरे दोस्त हो, मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलवाने में मेरी मदद कर सकते हो। मैंने हैरानी से सब कुछ सुना तो उसका मतलब था वो ये सब एक प्लान के तहत कर रहा था। मैंने कहा क्या माया भी इससे मोहब्बत करती है? नुमान ने कहा कि इसका क्या है, शादी के बाद हो जाएगी मोहब्बत भी, वो तुम्हारा मसला नहीं, तुम सिर्फ इतना करो जितना कहा है। मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं भी एक बहन का भाई हूँ और मैं किसी की बहन की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। मैंने छुट्टी का इरादा कैंसिल कर दिया और माया का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा। एक दिन मैं उसे लेकर वापस आ रहा था जब एक गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका। मुझे गाड़ी से बाहर निकलने का कहा। मैंने माया की तरफ देखा जो खौफजदा सी मुझे देख रही थी। मैंने उसे कहा मेरे होते हुए आप क्यों डर रही हैं? कुछ नहीं होगा। इस नकाबपोश ने मुझे कहा कि मैं गाड़ी से बाहर निकलूं। माया भी मेरे साथ थी। वो लोग अपनी गाड़ी में मुझे और माया को एक जगह ले आए और हमें एक कमरे में बंद कर दिया। हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हुआ है। मैं वहां से निकलने का तरीका ढूंढ रहा था जब दरवाजा खुला और सामने माया के भाई को देखकर मैं हैरान रह गया। उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और बुरी तरह से मुझे मारने लगा। बार बार मुझे नमक हराम कह रहा था। मैंने हाथ नहीं उठाया। जब उसने कहा कि माया पे तूने नजर रखी कैसे, तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये झूठ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। माया ने भी कहा भाई आपको गलत फहमी हुई है। इसी वक्त नुमान और माया की सौतेली माँ भी वहां आ गए। नुमान भी मुझे मारने के लिए बढ़ा। मैंने हाथ पकड़ लिया और एक मुक्का उसके मुंह पर मारा और माया के भाई से कहा ये सब कुछ इसका क्या दरा है। माया की सौतेली माँ ने कहा कि सब कुछ वासिम ने किया है, ये काफी दिनों से मुझे कह रहा था माया से मेरी शादी करवा दें। मैंने हैरानी से शातिर औरत को देखा। माया ने अपने भाई को सब कुछ बताया कि वो मेरी और अपनी सौतेली माँ की बातें सुन चुकी थी, लेकिन माया के भाई ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। उसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मुझ पे अगवा बराए तवान का पर्चा करवा दिया। मैं बहुत कहता रहा मेरा कसूर नहीं, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। जेल में मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम जावेद था।
इस पे अपनी बीवी को मारने पीटने का केस था। इसकी बीवी के भाइयों ने उसे जेल में करवा दिया था और तलाक का केस भी दायर कर दिया था। जावेद ने बताया कि उसे उसकी पहली बीवी की बददुआओं की वजह से कहीं सुकून नहीं मिल रहा। उसने बताया कि उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, लेकिन जावेद ने दौलत के लालच में इस औरत से शादी कर ली थी। बाद में जावेद ही उसके साथ कारोबार को देखता था, लेकिन जावेद की बीवी के भाई को जावेद से नफरत थी, क्योंकि उसकी बहन ने अपने भाई के खिलाफ जाके उससे शादी की थी। जावेद ने बताया कि कुछ कहानियां दिलों में बेचैनी भरती हैं। उसको पढ़कर बहुत शिद्दत से आपको भी ऐसी ही किसी मोहब्बत से बने उन घरों को, उन गलियों का चक्कर जरूर लगाएं जहां प्यारों का हाथ छूटा था। बहुत सुकून मिलेगा। मैंने और मेरी बीवी ने अपनी मोहब्बत के सफर को शुरू करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। इसने वो इलाका, वो शहर तक मेरी खातिर छोड़ दिया था और मैं उसकी ही ना कदर कर सका। मुझे आज भी याद है, वापसी के सफर से पहले मुझे वो काम करना था जिसको पिछले कई साल सोचकर भी मैं हिम्मत नहीं कर सका था। मुझे तो लालच था, मैं उसे जायदाद अपने नाम करवाने की बात करने वाला था। जब देखा कि मैके के शहर आते जाते जब उसकी नजर घर पर पड़ती तो वो जल्दी से मुंह दूसरी तरफ कर लेती या फिर उस सड़क से गुजरने से एहतियात करती। आज तहैया किया था कि जाने से पहले एक दफा उससे बात करूंगा। मैं ये मुल्क छोड़ने वाला था। मैंने सोच लिया था मुझे यहाँ नहीं रहना और उसे भी अपनी बीवी के तौर पर नहीं रखना। मुझे उससे शदीद चिढ़ थी। उसकी आदतें अमीर लोगों जैसी नहीं थीं। सादी सी लड़की जिसे अपने गली मोहल्ले से भी मोहब्बत थी। मुझे कहती इस घर को एक नजर देखना है। मुझे बताती भाई के साथ वॉक करते हुए उस घर तक का मुख्तसर सा फासला। हर कदम पर दिल चाहता और तेज चलें और वैसे ही भागते हुए जैसे बचपन में वो बहन भाई मुकाबला करते थे कि आज कौन सा शॉर्टकट लिया जाए कि जल्दी पहुंचे और कितना तेज भागें कि 10 मिनट से कम में पहुंच जाएं। उसे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। वो मुझसे उसकी बातें करती तो रोने लगती थी। मैं जानता था वो मेरी खातिर सब छोड़ आई थी, लेकिन मैं इस वक्त सब कुछ भूल गया। वो बातें करती रहती और मैं बेदहानी से सुनता था। मुझे उससे दिलचस्पी ना थी। मैं उससे बेखबर था, उसकी कैफियत और ख्यालात से, और ना ही उससे कुछ बोलने का दिल चाहता था। मैं बार बार हाथ पर लगी घड़ी देखकर कहता, जल्दी करो, मुझे आगे किसी दोस्त की तरफ जाना है, और भी काम है। वो एक दिन मुझे अपने घर के सामने ले गई। मैंने उसे याद दिलाया कि तुम्हारा भाई इन दिनों बहुत खतरनाक हुआ है, तुम मुझे भी यहाँ ले आई हो, जबकि वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। मेरी बीवी इस घर को हसरत से देख रही थी। यहाँ उसकी जिंदगी का एक हिस्सा गुजरा था। उसने गेट पर हाथ में ली चाबी से दस्तक देते हुए मुझे बताया कि यहाँ गेट और दीवार के बीच बनी जगह से हाथ डालकर वो गेट खोलते थे और बंद भी ऐसे ही कर देते थे, और कहने लगी तुम परेशान मत हो। मुझे सुबह ही मेरी माँ ने बताया कि मेरा भाई शहर से बाहर गया है। किसी के कदमों की आवाज करीब आती गई और साथ वो एक एक कदम के साथ पीछे हटती गई कि आने वाला वक्त अपने कदम न जाने किस जगह रखेगा। मैंने महसूस किया उसे इस घर से इश्क था। आज का जावेद होता, इस घर को उसके लिए खरीद लेता, लेकिन तब तो लालच की पट्टी पड़ी थी आंखों पे। मुझे अपनी बीवी के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं था। तब तक उसकी वालदा बाहर आ गई, जो हमें साथ ले गई। अंदर दाखिल होते हुए उसने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे डरती हो फिर से उसे कोई यहाँ से निकाल देगा। इसकी माँ उसे बहुत कुछ बता रही थी। उसका भाई उससे नाराज है। बहुत जल्द हम ये मकान भी बेच देंगे। मैंने देखा मेरी बीवी बच्चों की तरह तड़प उठी थी। कहने लगी अब्बा जी की आखिरी निशानी है, ये मत करें। गेट खुला और उसने बहुत हिम्मत से आने वाले की शक्ल की तरफ देखा। उसका भाई सामने था। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए और मेरे लिए सवाए नफरत के कुछ नहीं था। एक लम्हे के लिए वो भी खामोश सा रहा। मैं जानता था मेरी बीवी के जहन में इस्तकबाल के लिए आने वाले वो सारे दिन घूम गए, जो सालों इस गेट को खोलकर उसे गले लगाते और कहते कि चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं याद ही कर रहा था, इस दिन इसका वही भाई उससे बहुत दूर खड़ा था। ये सब मेरी वजह से ही हुआ था, लेकिन मैं ही उसे धोखा दे रहा था। उसके भाई ने नफरत से मुंह फेर लिया। मैं उसे लेकर वहां से आ गया। उसे बातें भी सुनाई कि जब वो ही उससे मिलना नहीं चाहता तो वो क्यों इस घर में बार बार जाने की जिद करती है। कुछ अर्सा गुजरा, उसने फिर से अपने मोहल्ले और घर को देखने की जिद शुरू कर दी। जब मैं उसकी बहुत ज्यादा जिद पर उसे वहां लेकर गया तो इसी घर के सामने खड़ा लड़का भी कुछ हैरान सा दिखता हुआ बोला,
ये घर कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने खरीद लिया है। ये सब सुन के कि वो घर और ना उसका भाई वहां नहीं था, वो वहां ठहरी नहीं, क्योंकि अब दिल की धड़कन काबू में न रही और पता नहीं कब उसके आंसू उसके दुपट्टे को गीला करते गए। मैंने कहा, तुम इतनी इमोशनल क्यों होती हो? इस वक्त जो मैंने कहा उससे कुछ हंसते मुस्कुराते कहा, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे लगा आंखें उस वक्त मेरी भी नम थी। उसने इस लड़के से अपने वालिद के कमरे को देखने की ख्वाहिश की थी। वो लोग भले लोग थे। इस लड़के की वालदा भी बाहर आ गईं। उसने मेरी बीवी से कहा, बेटी कोई मसला नहीं, तुम आ जाओ, जब दिल चाहे तुम अपने अब्बा के कमरे में भी कुछ देर वक्त गुजार सकती हो। वो कमरा मेरे नवासे के इस्तेमाल में है। इस कमरे में रहने वाला और इस घर की हुकूमत चलाने वाला सबसे मुतासिर कुन वजूद, जिसकी आवाज़ और खुनकार सबको अलर्ट कर देती है, वो यहाँ नहीं था। इस कमरे में कैसी वीरानी थी। उसने अपने अब्बा के कमरे में जाकर और रोना शुरू कर दिया था। बारिश भी बरसने लगी थी। वो लोग हमें रोकते रहे, कुछ देर रुक जाएं, बारिश थम जाने दें, लेकिन वो जितनी जल्दी में आई थी अब उसे वैसे ही जाने की भी जल्दी थी। शायद इसीलिए जिन चेहरों को देखने की तमन्ना लिए वो यहाँ आई थी, वो सब कहीं नहीं थे। यादों की बारिश बरसे जाती थी, तेज तेज, और बाहर बारिश भी बहुत तेज थी। उसने छतरी का इंतजाम ना किया था, बरसर तापा भीग रही थी। मैं उसे घर वापस ले आया और शुक्र किया अब वो कभी वहां जाने की जिद नहीं करेगी। मेरे लिए एक तरह से अच्छा ही हो गया था। मैं रोज रोज उसे वहां ले तो जाता था, लेकिन बहुत मजबूरी में। मुझे उसके भाई की शक्ल से भी नफरत थी। उसने मुझे धोखेबाज और फरेबी कहकर अपने घर से निकाला था। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद थे, जब एक एक रुपये के लिए मुझे उसकी इजाजत चाहिए थी। फिर मैं ही था जिसने अपनी बीवी को उसके भाई से अलग होने पर मजबूर कर दिया। मैं भूल गया कि वो मुझसे मोहब्बत में अपना सबसे प्यारा रिश्ता भी छोड़ आई थी। और मैंने क्या किया, मुझे एक दिन पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा कि औलाद तो मेरे पैरों की बेड़ी बन जाएगी। मैंने सोचा कि मैं ये बच्चा दुनिया में नहीं आने दूंगा, इसलिए मैं अपनी बीवी को खाने की चीज़ों में ऐसी दवाई देता रहा जिससे वो दोबारा भी कभी माँ न बन सकती थी, और ना ही ये बच्चा ही दुनिया में रहता। इसके खाने में मेरी मलाई की दवाई की वजह से एक रात उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं जानबूझकर उसे देर से अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा माँ के पेट में ही मर चुका है। मैं मुतमईन था, जान छूटी। मुझे तो अपनी ये हर वक्त रोने वाली बीवी ही जहर लगती थी। कहाँ मैं औलाद जैसी मुसीबत भी गले में डाल लेता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मैंने अपनी बीवी को मुकम्मल खुद पे भरोसा करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो अपनी जायदाद मेरे नाम करने के मामले में बार बार टाल मटोल से काम लेती रही। मैं जब भी बात करता तो कहती, नाम करवाने की क्या जरूरत है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मैं ये सब अपने नाम चाहता था। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक दोस्त के जरिए एक रिमशा नामी लड़की से हुई। लड़की क्या थी, चलती फिरती जिंदगी थी। मैं जीने लगा था। पता नहीं कब और कैसे उससे इश्क हो गया। वो मॉडलिंग करती थी और मैंने उस पे पैसा पानी की तरह बहाया, जो असल में मेरी ही बीवी का था। मेरे दिन रात अब रिमशा के साथ गुजर रहे थे। मेरी बीवी मुझसे गिला करती कि तुम घर नहीं आते, लेकिन रिमशा को छोड़कर उसके पास में क्या करने आता। जब भी आता रहा अपने बिछड़ों के रोने रोने लगती। मुझे उसके रोने धोने से शदीद चिढ़ थी। मैंने घर जाना बहुत कम कर दिया। उसे कहता मैं उसके कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं जब घर जाता वो मेरी तबीयत का पूछती, मेरा ख्याल रखती, मेरी एहसानमंद रहती थी कि मैं उसकी खातिर इतना कुछ कर रहा हूँ। मैं एहसान जताता कि उसके अपने उसे छोड़ गए, लेकिन मैं अब तक उसके साथ हूँ, जबकि वो एक ज़हनी मरीज़ा बन चुकी है। मैंने महसूस किया कि वो दिन ब दिन बहुत खतरनाक होती जा रही है। 2 नौकरानियां 2 माह के अंदर अंदर उसकी वजह से भाग गई थीं। मैं जानता था वो दोनों मेरी वजह से नहीं टिकी थीं, लेकिन मैंने ये भी अपनी बीवी पर डाल दिया कि लोग अब उससे भागने लगे हैं। वो घर से बाहर ना निकलती, सारा दिन कमरे में पड़ी रहती। कहीं किसी जगह भी उसे साथ ले जाने की बजाय रिमशा को ले जाने लगा था। अब लोगों में मेरे और रिमशा के बारे में बातें होने लगी। रिमशा अब मुझसे इस कदर मुतासिर हो चुकी थी कि वो जल्द से जल्द मुझसे शादी करना चाहती थी, और रोज रोज अब उसकी यही बात होती थी कि मैं उससे शादी कर लूं। पता नहीं ये बात मेरी बीवी तक कैसे पहुंच गई थी। एक दिन मैं घर गया तो उसने बताया कि उसने ये खबर सुनी है कि मैं किसी मॉडल के साथ अक्सर देखा जा रहा हूँ।
मैंने मुकरने की बजाय उससे कहा कि मैं उसके साथ मजीद नहीं रह सकता, इसलिए मैंने शादी का फैसला कर लिया है। अब उसकी मर्जी है तो रहे साथ, नहीं तो जा सकती है। वो रोती रही, मुझे याद दिलाती रही उसने मेरी खातिर अपने सारे रिश्ते ठुकरा दिए थे, और वो पैसा जिस पे मैं ऐश कर रहा हूँ वो भी उसी ही का है। मैं उसे कैसे बताता कि सब कुछ अब नहीं रहा था। जिस मिल की चाबियां मेरे पास थीं, मैं उसे बाहर ही बाहर बेच चुका था। मैंने रिमशा से शादी कर ली। मेरी पहली बीवी अपने कमरे तक ही महदूद हो गई। मैं शुक्र कर रहा था, मुझे लगता था वो बहुत शोर करेगी, लेकिन वो तो खामोश हो गई थी। कुछ माह ही गुजरे थे जब मुझे पता चला मेरी पहली बीवी फिर से माँ बनने वाली है। मैंने उसे साफ कहा, मुझे उससे बच्चा नहीं चाहिए। हमारी इस बात पर लड़ाई रहने लगी थी। इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे। एक दिन रिमशा के पर्स से किसी ने सोने की अंगूठी चोरी कर ली। उसने कहा कि ये चोरी मेरी पहली बीवी ने की है। मैं ऐसा नमक हराम अपनी पहली बीवी से पूछने चला गया, जिसकी दौलत से सब कुछ हासिल किया था। वो खामोशी से मुझे देखती रही और इस कदर तकलीफ से रोई कि मैं डर गया कि उसे क्या हो गया है। वो सिर्फ यही कहती रही, भाई आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं समझ गया था इसका सब्र खत्म हो गया था। इसकी पुकार अल्लाह मियाँ ने सुन ली थी। उसका भाई एक दिन अचानक ही आ गया और मेरा गिरेबान पकड़कर बोला कि कुत्ता भी जिसका खाता है उसका वफादार रहता है, तुम तो कुत्ते से भी बदतर हो। इसके भाई ने मुझे मारा। वो सामने आ गई और बोली, इसके लिए मेरी बद्दुआ ही काफी है। ये सारी उम्र मोहब्बत और वफा को तरसेगा, लेकिन उसे भीख में भी कुछ नहीं मिलेगा। इसका भाई उसे साथ ले गया। इन लोगों ने तलाक का केस कर दिया और जो कुछ मेरे पास था सब कुछ वापस ले लिया। मेरे पास जब तक था मैं रिमशा पे लौटाता रहा, और अब जब मैं सड़क पर आ गया तो वो पीछे हट गई। उसने भी मुझसे तलाक ले ली। मैं एक दोस्त के साथ उनकी छोटी सी दुकान में काम करने लग गया। वो नशेई आदमी था, मुझे भी नशे की लत लग गई। एक दिन जुए में वो अपनी बीवी को हार गया। उसी औरत से मैंने शादी कर ली। पहले शोहर से इसका एक बेटा था जो मुझे अच्छा नहीं समझता था। इस औरत से मैं जब भी बात करता मुझे औलाद चाहिए तो कहती कि एक नशेई से जान छूटी तो दूसरा पल्ले पड़ गया। पहले ही मेरा बेटा मुझसे बदजन है। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मेरी पहली बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया था। मुझे किसी ने कहा अगर बच्चा होने वाला हो तो तलाक नहीं होती। मैं उससे मनाने चला गया। इसकी और इसके सारे खानदान की मिन्नतें की, लेकिन वो लोग ना माने। मुझे मेरी बेटी भी देखने ना दी। मैं अब बीमार रहने लगा और हर वक्त नशे में रहता था। इसी हालत में मैं जो अपनी बीवी को मारता पीटता था, उसके बेटे ने मुझे नशे खरीदते हुए पुलिस से पकड़वा दिया। इसलिए अब मैं जेल में हूँ। मैंने उससे पूछा पहली बीवी को छोड़े कितना अरसा हो गया। उसने कहा 17 साल हो गए, लेकिन आज भी याद आती है तो बहुत रोता हूँ। मैं उसकी कदर नहीं कर सका। वो मेरे लिए तोहफा थी खुदा का, और मैं ही उसकी बेकदरी करता रहा। और जब हम नेमतों की नाशुक्री करें तो वो छीन ही तो जाती हैं, और मैं भी खाली हाथ ही रह गया। कुछ नहीं अब मेरे पास। मैंने उससे कहा कि अगर वो सुधरना चाहता है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। यहाँ मैं काम करता हूँ, वो लोग मुझसे नाराज हैं। उनके ही रिश्तेदारों ने मुझे उनके यहाँ से निकलवा दिया, लेकिन अगर मेरी उनसे सुलह हो गई तो मैं जरूर तुम्हें भी अपने साथ रख लूंगा। बस तुम दुआ करो, मेरी बात सुन लें, मुझ पर भरोसा कर लें। मुझे एक माह बाद छोड़ दिया गया। एक पुलिस वाले ने बताया कि इन लोगों ने केस वापस ले लिया है। मैं खुश था कि शुक्र है माया के भाई को मुझ पे एतबार आ गया। मुझे इन लोगों से खास अपनायत थी। मुझे ऐसा लगता था मेरा उनसे खास ही रिश्ता है। मैं माया की खातिर जान देने को भी तैयार था। जितनी बार भी उस पर हमला हुआ मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। मुझे नहीं पता वफादारी थी या क्या था, लेकिन मैं इस लड़की को तन्हा नहीं छोड़ सकता था। मैं घर आया तो मेरे बहन भाई बहुत खुश थे। इतने दिनों बाद मैं सुकून से सो सका था। कुछ दिन बाद मैं माया के घर गया। माया ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि तुमसे ज्यादा मेरी बेटी का कोई ख्याल नहीं रख सकता। मैं उसे कैसे कहता, मैं तो उसके लिए और जज्बात रखने लगा था। उसने कहा मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, तुम उससे शादी कर लो। मैंने उसकी बात मान ली। उसने बताया कि मेरी बेटी बचपन में ही फोत हो गई थी। ये लड़की मेरी एक सहेली की बेटी है जो उसे जन्म देते ही मर गई थी। इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी को मैं ही पालूं, इसलिए मैंने उसकी बेटी को माँ की कमी महसूस ना होने दी और अपने सारे गम उसकी वजह से भूल गई। अपनी बेटी के मर जाने को भी भूल गई। मुझे लगा इसीलिए मेरी बेटी दुनिया में नहीं रही ताकि मैं उस बेसहारा का सहारा बन सकूं। उसने मेरा निकाह अपनी बेटी से करवा दिया।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इस खानदान से रिश्तेदारी मेरी किस्मत में लिख दी गई थी, जिसका मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता था। माया के भाई ने कहा कि मैं उनके घर शिफ्ट हो जाऊं, अपने बहन भाई को भी साथ रख सकता हूं, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। मैंने कहा कि अगर माया की बेटी रहना चाहे तो रह ले, लेकिन मैं उनके घर नहीं रह सकता। और मुझे इस वक्त बहुत खुशी हुई जब माया की बेटी ने मेरा साथ दिया और कहा कि वो वहीं रहेगी जहां उसका शौहर रहेगा। कोई नेकी का सिला थी मेरे लिए। मुझे फख्र था कि वो मेरी बीवी थी। मुझे कुछ दिन में ही एहसास हो गया कि मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी है, और इतनी मोहब्बत थी कि मैं उसे देखे बगैर जीने का तस्वर नहीं कर सकता था। लेकिन वो अब तक मुझसे दूर थी। मेरे आने से पहले मेरे काम करके कमरे में चली जाती थी, ना मेरे सामने आती थी। मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। उसकी आंखें जो हर वक्त झुकी रहती थीं, मुझे तो उनसे ही मोहब्बत हो गई थी। लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से मैं उससे दूर था। कुछ दिन से मेरी कज़न ने मेरी बीवी से दोस्ती कर रखी थी और बहुत आने जाने लगी थी। मैं अपनी बीवी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उससे ना अपनी कज़न की असलियत के बारे में कुछ बताया और ना उससे मिलने से मना किया। इन्हीं दिनों मेरी बीवी की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन वो पर्दा करती थी। रोज रात को अपनी माँ के घर चली जाती, वापसी पर चेहरा छुपा लेती थी, जाते वक्त कपड़े भी मेरे पहन लेती थी। मैं हैरान था आखिर वजह क्या है। एक दिन खाने में नशे की दवा पिला दी और मैंने उसका चेहरा देखा तो हैरान रह गया। वो तो माया ही थी। उसने मुझसे क्यों झूठ बोला था अपनी बेटी का, जबकि वो खुद मेरे निकाह में थी। मैं उसके पास बैठ गया और गौर से अपनी बीवी को देखने लगा। न जाने क्या वजह थी, उसने मुझसे इस बात को जो इस तरह से छुपाने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद जब वो होश में आई तो उसने शर्मिंदगी से मुझे देखा और बोली, ये सब मैं मजबूरी में किया है। मेरा पहला शौहर मुझे धमकियां दे रहा था कि मैं उसकी बेटी उसे वापस कर दूं, जबकि उसकी बेटी तो फोत हो चुकी है। इसलिए मैंने ये मशहूर कर दिया कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। कुछ दिन पहले मुझे पता चला तुम इस शख्स को जानते हो, इसलिए मैंने तुमसे भी असलियत को छुपाए रखा, कहीं तुम उसे सच ना बता दो। असल में मैं उसे तकलीफ में देखना चाहती हूँ। अगर उसे कहा कि उसकी बेटी मर गई है तो उसे सब्र आ जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही तड़पता रहे। मैं हैरान था कि वो किसकी बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा और जो नाम उसने लिया मैं हैरान रह गया। माया का पहला शौहर वही शख्स था जो जेल में मुझे मिला था। जावेद वही था मुझे जिससे हमदर्दी हो रही थी, वही माया का मुजरिम था। मुझे खुद से भी नफरत होने लगी थी। ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं तो जावेद के लिए नौकरी ढूंढ रहा था, उसे अपने साथ रखने का सोच रहा था। मैंने अपनी बीवी को गले से लगा लिया, जो तकलीफ की वजह से इस कदर हसास हो गई थी। कैसे इस सारे मामले से निकलने का सोच रही थी, कैसी बचकाना हरकत थी। भला वो कब तक इस राज को छुपा सकती थी? मैंने उसे समझाया कि कुछ चीजें हमसे इस वजह से ले ली जाती हैं ताकि उनके बदले में हमें बेहतर दिया जा सके। अगर जावेद तुम्हें ना छोड़ता तो हम कैसे मिलते? इसलिए मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारे सारे दर्द दूर कर दूंगा। तुम बस सब भूल जाओ और डर और खौफ को दूर फेंक दो। अब मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शादी को 1 साल होने वाला था। मुझे बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी कि जब मैं घर आऊं तो कोई मुझे भी पापा कहे। इसलिए मैं उसे लेडी डॉक्टर के पास ले गया। लेडी डॉक्टर ने उसे 1-2 बार कहा, लेकिन मैंने महसूस किया जैसे वो लेडी डॉक्टर कुछ मशकूक सी है। इसलिए मैं एक दिन अपनी बीवी के पीछे अंदर चला गया। जब लेडी डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगी और एक पर्दे के पीछे से मेरी कज़न और माया की सौतेली माँ भी निकल आई। वो लोग डॉक्टर के साथ मुलविस थीं और मेरी बीवी को ऐसी दवाइयाँ और इंजेक्शन दे रही थीं कि वो बीमार ही रहे और कभी मां ना बन सके। मुझे अचानक देखकर तो इनकी हालत ऐसे थी जैसे सांप सूंघ गया हो। मैंने अपनी कज़न को थप्पड़ मारा और उससे कहा कि क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? कहने लगी, और क्या बिगाड़ेगी, तुम इसके हो गए, तुम्हें छीन लिया इसने। मैंने कहा, छीना उसे जाता है जो आप कहो, तुम्हें यह गलत फहमी क्यों है? मैं तुम्हारा था, मुझे तुमसे और तुम्हारे सारे खानदान से नफरत है, और तुम ये जानती थी, फिर भी मेरी हंसती बसती जिंदगी को उजाड़ने के लिए माया के दुश्मनों से मिलके इतना भयानक खेल खेल रही थी। मेरी कज़न मेरे पैरों में गिर गई और मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलवाया और उस डॉक्टर समेत अपनी कज़न और माया की सौतेली माँ को जेल भिजवा दिया। माया ये सब देखकर हैरान थी। मैंने उसे साथ लगाया और तसल्ली दी। उसे लेके घर आ गया और किसी और डॉक्टर से रुजू किया और माया का इलाज शुरू करवाया। माया और मेरी बहन में बहुत प्यार था और मुझे ये देखकर खुशी होती थी
कि इतने बड़े घर से आने वाली लड़की इस छोटे से घर में मेरी खुशी और मेरे रिश्तों से मेरी मोहब्बत की वजह से उनके साथ मुखलिस थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि वो मेरी बहन को अपनी भाभी बनाना चाहती है। मैंने उससे कहा कि पहले ही अदले बदले की शादी के चक्कर में तुम लोग मुसीबत में पड़े, अब फिर से। उसने कहा कि वो लोग कैसे हैं तुम भी जानते हो, मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो मेरे भाई के जख्मों के लिए मरहम बन जाए। मैंने अपनी बहन से उसकी मर्जी पूछी, उसने हर फैसला मुझ पर छोड़ दिया। मैं माया के भाई को जानता था, बेशक बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और मेरी बहन इस घर बहू बनकर चली गई। मैंने अपनी मोहब्बत से माया के दुखों का मदावा करने की हर मुमकिन कोशिश की। मेरी कोई सुबह ऐसी नहीं गुजरती जब मैं अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखता। मुझे उससे मोहब्बत नहीं, इश्क है। मैं उसके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ कि उसकी परेशानी और मुसीबत भी मुझे आ जाए और उसे कभी कुछ ना हो। वो हंसती है तो मैं जी उठता हूँ। इसके आने से मेरे सारे दर्द दूर हो गए हैं। मुझे जीना उसी ने सिखाया। सबसे पहले जब मैंने उसे देखा तो यही सोचा था कि कोई इतना मगरूर हो सकता है, लेकिन अब सोचता हूँ कि क्या कोई इतना मासूम भी हो सकता है। आज हम सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं। मैं अभी तक इस नेमत से महरूम हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हूँ। मैंने जिंदगी से यही सीखा कि रिश्तों की कदर करें, उनके साथ मुखलिस रहें।